क्लास के अंदर हम प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में डिस्कस कर रहे थे। आपको मैंने एक बार जनरल रिकैप करा देता हूं कि हम क्या क्या पढ़ रहे थे। देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर हमने लेयर्स के बारे में पढ़ा था, ग्लाइकोकेलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ लिया था। वहां पर मीसोसोम के बारे में हम बात कर चुके थे, ठीक है। और भी बहुत सारे ऑर्गेनल से या बोले कि कुछ स्ट्रक्चर्स थी, उनके बारे में हम बात कर चुके थे, ठीक है। अब बात करना है हमें क्या चीज, देखिए राइबोसोम के द्वारा, राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम देखो ये क्या होता है भाई, एक मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल होता है, मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल, मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल, ठीक है। यहां पर प्रोकैरियोटिक की ऑर्गेनल की बात करेंगे, जब एक और जगह भी हम राइबोसोम पढ़ेंगे, जब हम यूकैरियोटिक पढ़ेंगे तो वहां पर भी राइबोसोम पढ़ा जाएगा, बट वहां पर बात करेंगे किसकी, हम यूकैरियोटिक राइबोसोम की, बट यहां पर बात करेंगे सिर्फ प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की। देखिए मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल होता है। राइबोसोम जो रहते हैं हमारे पास में, देखो भाई दो टाइप के आप लोग पढ़ते हैं, एक होता है हमारे पास में 70S राइबोसोम और एक होता है हमारे पास में 80S राइबोसोम। दो टाइप के राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। बट हमारे पास में जो 70S होता है वो सिर्फ होता है इन प्रोकैरियोटिक सेल, इन प्रोकैरियोटिक सेल। अगर हमसे पूछा जाए कि ऐसा राइबोसोम बताओ जो कि हमारे पास में प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर होता है, तब हम क्या बताएंगे भाई, 70S होता है। आपको ऑप्शन दे दे, जैसे कि 4 ऑप्शन दे दे, एक ऑप्शन के अंदर लिखा है भाई 70S राइबोसोम, प्रोकैरियोटिक में कौन सा है, 70S है, 70S 80S है, ठीक है। और यहाँ पर थर्ड ऑप्शन लिख रखा हमारे पास में क्या है, 80S लिख रखा है, और फोर्थ में लिखा है ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहेंगे, हम तो बोल देंगे भाई प्रोकैरियोटिक के लिए बोला तो ये बोल देंगे। अगर बात करता है यूकैरियोटिक की, जब आप फर्दर जानेंगे कि यूकैरियोटिक में दोनों टाइप के राइबोसोम्स होते हैं, 70S भी होता है और 80S भी होता है, तो हम कह सकते हैं कि सारे ऑप्शन करेक्ट रहेंगे। अगर सिंपल एक बोला जाए कि 70S रहेगा या सिर्फ 80S रहेगा, तो ऐसा नहीं होता, यूकैरियोटिक में दोनों रहते हैं, 70S भी होगा और 80S भी होगा। बट अगर बात करें प्रोकैरियोट्स के अंदर, प्रोकैरियोट्स में कैसा होता है, हमेशा 70S राइबोसोम देखने को मिलता है, ठीक है भाई। 80S की बात यहाँ पर नहीं करेंगे, ठीक है। ये 70S जो राइबोसोम होता है हमारे पास में 2 यूनिट से मिलकर बना होता है, 2 सब यूनिट्स होती है इसकी। अभी आगे जब हम राइबोसोम की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं यूकैरियोट्स के अंदर, वहां पर वेल डिस्कस हो जाएगा ये, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। बस अभी यहाँ पर ये जान लीजिए क्या होती है सब यूनिट, क्या होता है राइबोसोम, बेसिक, ठीक है। वहां पर डिटेल बात करेंगे। 2 सब यूनिट्स होती है, एक होता है हमारे पास में 50S और एक होता है हमारे पास में 30S, ठीक है। आप बोलोगे भैया भाई ये तो 30 और 50 मिलाकर 80 बनना चाहिए, और आप बोल रहे हो 70S राइबोसोम, ऐसा क्यों है, क्योंकि वहां पर अभी पढ़ेंगे जब राइबोसोम की मैकेनिज्म के बारे में पढ़ा जाएगा, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा जाएगा, तब आपको वेल डिस्कस हो जाएगा कि 50 और 30 जो रहता है बायो में मिलाकर कितने होते हैं, 70S। और यहाँ पर जो हमारे पास में क्या है, 50 होता है, वो 60 होता है, और 30S, 60 और 30S मिलाकर यहाँ पर कितना बनता है, 80S राइबोसोम बनता है, ठीक है। ये सब आपको मैकेनिज्म के द्वारा, ये स्ट्रक्चर के द्वारा क्लियर करा दिया जाएगा जब हम यूकैरियोटिक राइबोसोम पढ़ेंगे। तो अभी तक यहाँ पर छोड़ लीजिए इसे, ठीक है। ये बात करी हमने राइबोसोम की, मेम्ब्रेन लेस हो गया भाई, ठीक है। 70S प्रोकैरियोट में प्रेजेंट होता है और यूकैरियोट में आता है, तो दोनों चीजें प्रेजेंट होती है। साथ में देखो ये जो राइबोसोम होता है, इसका फंक्शन की बात करते हैं, काम क्या करता है भाई, इसका काम होता है क्या चीज, प्रोटीन सिंथेसिस करने का, प्रोटीन सिंथेसिस करने का, ठीक है। और ये जो प्रोटीन होता है क्या करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करता है किसी भी बैक्टीरियल सेल को, ठीक है। तो हमने देखा था प्रोकैरियोट्स के अंदर जो हमारे पास में किंगडम मोनेरा था, उसमें सारे प्रोकैरियोट्स आते थे ना, तो उनके अंदर ये प्रेजेंट होता है। तो प्रोटीन सिंथेसिस का काम है। देखो भाई कभी कभी क्या होती है, एक चेन होती है हमारे पास में, जिसको बोल देते हैं आरएनए की चेन। जब मैंने आपको बताया था वहां पे स्ट्रक्चर बनाई थी, तो कभी ऐसे स्ट्रक्चर बनाई होगी शार्ट शेप की, जिसे मैं बोलता था आरएनए। इस आरएनए के ऊपर कभी कभी कुछ राइबोसोम जो रहते हैं ऐसे अटैच हो जाते हैं, ऐसे अटैच हो जाते हैं, ठीक है। जिनके जो राइबोसोम्स होते हैं, ये क्या है, राइबोसोम्स है, राइबोसोम, ठीक है। और ये जो चेन है हमारे पास में वो किसकी है, आरएनए की है। दोनों को कंबाइनली जो रहता है हम क्या बोल देते हैं, पॉलीराइबोसोम्स, पॉलीराइबोसोम्स, पॉलीराइबोसोम, ठीक है। और इसी को बोल देते हैं पॉलीसोम भी, पॉलीसोम। आपकी एनसीईआरटी के अंदर अच्छे से लिखा गया है क्लास 11 की, देखना चैप्टर 8 के अंदर, ठीक है। तो ये बात है किसकी, राइबोसोम्स और पॉलीराइबोसोम्स की, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो ये जो राइबोसोम्स होते हैं, इनके नंबर जो रहते हैं, एक आरएनए की चेन पर कितने रहते हैं, जनरली 4 to 8 राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, 4 to 8 राइबोसोम्स प्रेजेंट, ठीक है। जनरली 4 से 8 होंगे
ठीक है। देखो फिर बात करते हैं, ये जो हो गया पूरी राइबोसोम्स। ये क्या करता है, आप जब हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ते हैं, कब 12th क्लास के अंदर जब पढ़ते हैं, तो वहां पर हम पढ़ते हैं कुछ प्रोसेस आती है। एक प्रोसेस होती है जिसके द्वारा प्रोटीन सिंथेसिस होता है। क्या होता है, ये जो एमआरएनए की चेन होती है, एमआरएनए या देखो एम स्मॉल रहता है, आरएनए, एमआरएनए, ये एक प्रोसेस के द्वारा जिसको बोलते हैं ट्रांसलेशन, वो क्या करता है भाई, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। ठीक है, एक ऐसी प्रोसेस जिसके द्वारा एमआरएनए के द्वारा, एमआरएनए इसको बोलते हैं कंबाइनली, उसके द्वारा प्रोटीन सिंथेसिस करा जाए, उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। ये बात पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में क्लास 12 के अंदर, वहां पर डिटेल में बात करते हैं। तो अभी बेसिक ये जान लीजिए कि पॉलीराइबोसोम नाम की चीज होती है जिसका काम होता है भाई क्या चीज, प्रोटीन सिंथेसिस करने का। तो आपके जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसके लिए बेसिक राइबोसोम के बारे में इतना आपको पता होना चाहिए भाई। ठीक है, तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास में सेल इंक्लूजन्स। देखो भाई क्या होता है सेल इंक्लूजन, आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग टॉपिक पढ़ा रहा हूं मैं। ठीक है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, एनसीईआरटी लगातार पढ़ते रहिए, डाउट क्लियर हो जाएंगे आप लोगों के सारे। ठीक है, मेन फोकस ओनली ऑन एनसीईआरटी। ठीक है, देखो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास में, क्या आता है भाई, सेल इंक्लूजन्स। सेल इंक्लूजन्स, देखो जो हमारे पास में प्रोकैरियोटिक सेल होती है, उस प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कुछ रिजर्व्ड और स्टोरेज सब्सटेंस को रखने के लिए कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है जिनको हम क्या नाम दे देते हैं भाई, सेल इंक्लूजन्स बोलते हैं। रिजर्व्ड और स्टोरेज सब्सटेंस आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल इज नोन एज सेल इंक्लूजन्स। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर होती है हमारे पास में कैसी होती है भाई, मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर होती है, मेम्ब्रेन लेस। हमने पहले ही पढ़ा था कि क्या होता है भाई, जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं भाई, मेम्ब्रेन लेस होते हैं, उनमें कोई मेम्ब्रेन नहीं देखते। राइबोसोम भी एक मेम्ब्रेन लेस था। ठीक है, ये सेल इंक्लूजन भी है, क्या है, मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर है। फिर बात करते हैं, देखो क्या क्या ये स्टोर करके रखता है। एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं क्या क्या स्टोर करके रखता है, देखो फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, ऐसे फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स आपकी एनसीईआरटी के अंदर लिखा है, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, ठीक है, साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल्स, सब एनसीईआरटी में लिखा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप पढ़ेंगे तो सब अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या होते हैं, सेल इंक्लूजन्स होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, देखो आता है फिर गैस वैक्यूल, गैस वैक्यूल। ठीक है, देखो क्या होता है भाई, हमारे पास में जो हमारे ये प्रोकैरियोट्स होते हैं, उन प्रोकैरियोट्स के अंदर एक ऐसी स्ट्रक्चर भी होती है जो कि प्रोटीन की कवरिंग की बनी होती है। देखिए यहाँ पर हमारे पास में क्या होता है, प्रोटीनिशियस कवरिंग होती है, प्रोटीनिशियस कवरिंग। ठीक है, जो कि क्या करती है भाई, गैस को स्टोर करके रखती है, गैसेस को स्टोर करके रखती है, तो उसको हम बोल देते हैं क्या चीज, गैस वैक्यूल। इस गैस वैक्यूल का काम क्या होता है भाई, उस प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया के ऊपर जब हार्मफुल यूवी रेज पड़ती है तो ये सारी की सारी उन यूवी रेज को क्या कर लेता है भाई, एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो उनका ये काम होता है गैस वैक्यूल का। ठीक है, तो ये गैस वैक्यूल किस किस के अंदर प्रेजेंट होती है, जैसे हमारे पास में एग्जांपल है साइनोबैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे बोलते हैं अपन लोग साइनोबैक्टीरिया। ऐसे आता है हमारे पास में पर्पल बैक्टीरिया, पर्पल बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये सब हमारे पास में इसके एग्जांपल्स हो गए कि किसमें क्या गैस वैक्यूल होता है और ये सब आता है। ठीक है, तो यहां तक हमारे पास में क्या होता है भाई, एक प्रोकैरियोटिक सेल की वेल डेवलप्ड मतलब जो हमने स्टडी थी वो अच्छे से कर ली, कि अगर आपसे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में कोई अगर क्वेश्चन पूछता है तो आप बता सकते हैं। बाकी अगर कुछ समझ नहीं आता है तो एनसीईआरटी पे मेन फोकस करें, वहां से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो आगे चलते हैं हम लोग, अब बात करते हैं भाई यूकैरियोटिक सेल की। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल, उसके बारे में भी पूरे अच्छे से पढ़ेंगे अपन लोग। देखो यूकैरियोटिक सेल, देखो बेसिक नाम से स्टार्ट करते हैं। यू का मतलब मैंने पहले ही बताया था क्या होता है, वेल डेवलप्ड, वेल डेवलप्ड। ठीक है, कैरियन का मतलब क्या बताया था भाई, न्यूक्लियस। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर वेल
डेवलप न्यूक्लियस देखने को मिलता है उन्हें कैसी सेल बोलते हैं? यूकैरियोटिक सेल बोल देते हैं। जब हमारे पास में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्या भाई? आर.एच. विटेकर। आर.एच. विटेकर, इन्होंने क्या किया था? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, आपको मैंने पहले ही बताया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, कब दिया था? 1969 के अंदर। तो इन्होंने 5 किंगडम बनाए थे हमारे पास में, कौन कौन से थे? मोनेरा था, प्रोटिस्टा था, ठीक है, फंजाई था हमारे पास में, प्लांटी था 4, और लास्ट था हमारे पास में कौन सा? एनिमेलिया। 5 किंगडम बनाए गए थे, जिसमें से मोनेरा जो था हमारे पास में कैसा था? प्रोकैरियोट्स था, प्रोकैरियोट्स, ठीक है, और बाकी के जो 4 किंगडम थे कैसे थे? यूकैरियोट्स। ठीक है, इसका मतलब हमें क्या है? यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं तो चारों किंगडम के बारे में हम पढ़ेंगे। प्रोटिस्टा में भी देखेंगे, फंजाई में भी देखेंगे, प्लांटी, एनिमेलिया सबके बारे में देखा जाएगा कि 4 किंगडम्स आर इंक्लूडेड इन क्या होते हैं? यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर। ठीक है, आर.एच. विटेकर के अकॉर्डिंग था। ये जो रहते हैं हमारे पास में, आपको पता ही होगा कि ये दोनों कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर। और ये जो 3 रहते हैं हमारे पास में, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, कैसे रहते हैं? मल्टीसेलुलर। ठीक है, ये सब आपको पता है। आगे चलते हैं, यूकैरियोटिक सेल के बारे में बात करते हैं। देखो, यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो भी हमारे पास में क्या होता है? देखो, जो भी ऑर्गेनल्स होंगे, जो ऑर्गेनिज्म आते हैं, वो कैसे ऑर्गेनिज्म आते हैं भाई? डबल एनवेलप सिस्टम वाले, डबल एनवेलप सिस्टम वाले, डबल एनवेलप सिस्टम वाले ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। देखो क्या है डबल एनवेलप सिस्टम? मैंने आपको पहले बताया था कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें 2 कवरिंग होती है। एक होती है बाहर वाली कवरिंग, जैसे हम बोल देते हैं क्या है? सेल मेम्ब्रेन, एक आउटर कवरिंग हो गई। अब ऑर्गेनल्स जो रहते हैं हमारे पास में, वो क्या होते हैं? एक कवरिंग के द्वारा और कवर्ड होते हैं। ऑर्गेनल्स के एक और कवरिंग के द्वारा कवर्ड होते हैं, तो 2 कवरिंग होती है, एक आउटर कवरिंग और एक इनर कवरिंग। तो इस वजह से इसे क्या बोलते थे? डबल एनवेलप सिस्टम। ठीक है, बट अगर बात करते थे हम क्या चीज? सिंगल एनवेलप सिस्टम की, प्रोकैरियोट्स के अंदर, तो वहां पर क्या होता था? ये जो ऑर्गेनल्स होते थे मेम्ब्रेनलेस होते थे, तो उसकी बॉडी के अंदर क्या है? सिर्फ एक ही कवरिंग देखने को मिलती थी, तब हम उसे क्या बोलते थे? सिंगल एनवेलप सिस्टम। तो हमने जब बात करी थी प्रोकैरियोट की, तो हमने आपको बताया था कि वहां पर सिंगल एनवेलप सिस्टम होता है, और यूकैरियोट के अंदर क्या होता है भाई? डबल एनवेलप सिस्टम प्रेजेंट होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखो, नेक्स्ट आता है हमारे पास में, देखो, जब हम क्या करते हैं? इसकी बात करते हैं, यूकैरियोटिक सेल की एक स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि प्लांट सेल के अंदर अलग होता है और एनिमल्स के अंदर अलग होता है। दोनों के अंदर डिफरेंस आता है, बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। जैसे हमारे पास में क्या है? एक प्लांट सेल है और ये क्या है? एक एनिमल सेल है, एनिमल सेल। ठीक है, दोनों में जनरली डिफरेंस आता है। देखो, प्लांट सेल के अंदर जो सेल वॉल होता है, सेल वॉल, वो क्या होता है भाई? प्रेजेंट होता है, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं। और यहाँ पर क्या होता है भाई? एब्सेंट होता है। ठीक है, प्लांट सेल जो रहता है, इसके अंदर अगर बात करूं किसकी? वैक्यूल्स की, वैक्यूल्स, इसका जो साइज होता है वो क्या होता है? लार्ज वैक्यूल देखने को मिलता है, लार्ज वैक्यूल। बट अगर बात करूं एनिमल सेल के अंदर, इसमें जो वैक्यूल होता है उसमें स्मॉलर साइज का होता है, स्मॉलर। ठीक है, छोटा रहता है वैक्यूल। ये जो प्लांट्स होते हैं, इसके अंदर क्या होता है भाई? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, और वहां पर जो रहता है क्या होता है? एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट होता है, एब्सेंट। ठीक है, ये जो प्लांट सेल होता है, इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है, उसकी जो पोजीशन होती है वो कैसे होती है? पेरिफेरल होती है, पेरिफेरल न्यूक्लियस। ठीक है, बट अगर बात करें किसमें? एनिमल सेल के अंदर, यहां पर होता है सेंट्रल न्यूक्लियस, सेंट्रल न्यूक्लियस। बाकी सब तो समझ आ गया, बट ये दोनों क्या है? पेरिफेरल और सेंट्रल। डायग्राम से बता दें। देखो, ये हमारे पास में एक सेल थी, इस सेल के अंदर क्या होता है? प्लांट सेल की बात करते हैं, प्लांट सेल की बात करते हैं। देखो क्या होता है? वैक्यूल का साइज बड़े होने के कारण, वैक्यूल जो रहता है लार्ज साइज का होता है, तो वैसे पहले न्यूक्लियस कहां था? सेंटर के अंदर ही होता है। बट क्या होता है? वैक्यूल जो रहता है अपना साइज लगातार इंक्रीज करते रहता है, इंक्रीज करेगा तो इस न्यूक्लियस को क्या करता है? साइड में धक्का मार के इधर फेंक देता है, जिसके वजह से न्यूक्लियस क्या होता है? थोड़ा पेरिफेरी की साइड पहुंच जाता है, साइड वाले पोर्शन में पहुंच जाता है। इस वजह से यहाँ पर जो न्यूक्लियस है, इसको बोल देते हैं पेरिफेरल न्यूक्लियस। और वो एनिमल सेल होता है, तो वहां पर जो वैक्यूल होता है, वो वैक्यूल क्या होता है? छोटा सा ही रहता है, और सेंटर के अंदर क्या होता है हमारे पास में? न्यूक्लियस हो जाता है, न्यूक्लियस। ठीक है, तो इस वजह से वहां पर क्या बोल देते हैं? उसे सेंट्रल न्यूक्लियस बोल देते हैं। ठीक है, और भी आता है हमारे पास में डिफरेंस। प्लांट सेल के अंदर जो सेंट्रोसोम होता है, सेंट्रोसोम,
ठीक है, वो क्या होता है हमारे पास में एब्सेंट होता है, और जो यहाँ पे हमारे पास में क्या होता है एनिमल सेल के अंदर ये सेंट्रोसोम यहाँ पे प्रेजेंट होता है। सेंट्रोसोम क्या होता है ये कभी आगे पढ़ेंगे। एनिमल सेल के अंदर डिवीजन के लिए रिस्पांसिबल होता है सेंट्रोसोम, एक ऑर्गेनल होता है। ठीक है, तो ये बात करिए हमने प्लांट सेल एनिमल सेल में डिफरेंस की। अगर ये कम है तो एक और डिफरेंस है वो भी याद कर लो। देखो क्या होता है कि प्लांट सेल के अंदर जो हमारे गोल्जी बॉडी होती है उसको बोलते हैं डिक्टियोसोम, डिक्टियोसोम। ठीक है, और यहाँ पर क्या बोलते हैं उसे गोल्जी बॉडी बोलते हैं, गोल्जी बॉडी। ठीक है, तो इतना डिफरेंस बहुत होगा प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर। ठीक है, तो वो बेसिक डिफरेंस है कि आपको याद होना चाहिए कि प्लांट सेल में क्या होता है और एनिमल सेल में क्या होता है। अब बात करते हैं भाई डिटेल स्ट्रक्चर की, एक एक स्ट्रक्चर पकड़ेंगे अपन लोग। जैसे हमने क्या करा भाई, प्रोकैरियोटिक सेल में एक बार ग्लाइकोकैलिक्स पढ़ा, सेल वॉल पढ़ा, सेल मेम्ब्रेन पढ़ा, मेसोसोम क्या होता है, सब कुछ पढ़ते चले गए। वैसे ही हम यूकैरियोटिक सेल के अंदर बात करेंगे। देखो सबसे पहले पढ़ेंगे सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन क्या होते हैं, फिर ऑर्गेनल्स की बात करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, वो जो हमारे पास में क्या है न्यूक्लियस हो गई, ये सब इन सब के बारे में पढ़ेंगे। देखो आगे चलते हैं, अब एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेल वॉल के बारे में। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ते रहना तब फायदा है, नहीं तो नहीं है भाई। सेल वॉल, देखो भाई सेल वॉल देखो, ये सेल वॉल जो रहती है हमारे पास में कैसी होती है, एक डेड लेयर होती है, डेड लेयर थिक होती है हमारे पास में, थोड़ी मोटी साइज की होती है हमारे पास में। ठीक है, डेड लेयर है, थिक लेयर है, और प्रोटेक्टिव होती है भाई। कैसी होती है, प्रोटेक्टिव, प्रोटेक्शन का काम करती है, प्रोटेक्टिव लेयर। ठीक है, कंपोजिशन की अगर बात करें, कंपोजिशन की कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर अलग अलग टाइप की होती है सेल वॉल। ठीक है, तो हम बात करते हैं। देखो सबसे पहले हमारे पास में क्या आता है, देखो किंगडम मोनेरा आता है, मोनेरा किंगडम। आप एनसीईआरटी में जब देखते हो किंगडम मोनेरा के अंदर हमारे पास में दो क्लासेस आती है, एक होती है आर्के बैक्टीरिया और एक होता है यू बैक्टीरिया। आर्के बैक्टीरिया और दूसरा होता है हमारे पास में यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। ठीक है, यू बैक्टीरिया को एक दूसरे नाम से भी जानते हैं लोग, ट्रू बैक्टीरिया भी बोल देते हैं, ट्रू बैक्टीरिया। ठीक है, तो आर्के बैक्टीरिया के अंदर जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है ग्लाइकोप्रोटीन की, ग्लाइकोप्रोटीन की। और यहाँ पर जो रहती है यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया के अंदर ये बनी हुई होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की, पेप्टाइडोग्लाइकन। ठीक है, कुछ अमाउंट का हमारे पास में क्या होता है, नहीं इसमें नहीं है। देखो फिर आता है हमारे पास में क्या चीज, सेकंड आता है प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा। ये सब एनसीईआरटी के अंदर लिखा है, देखना आप। एनसीईआरटी के अंदर प्रोटिस्टा की होती है 5 क्लासेस, याद होगा अगर पढ़ी होगी आप लोगों ने, जो सेकंड या थर्ड चैप्टर के अंदर लिखा है। 5 क्लासेस होती है, क्रिसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूरेनोइड्स, लाइमोट्स और प्रोटोजोआस। ठीक है, तो इसमें से हमारे पास में जो किसी किसी प्रोटिस्टा के अंदर देखो सेल वॉल यहाँ पर क्या हो सकती है, प्रेजेंट भी होती है और यहाँ पर क्या होती है, एब्सेंट भी होती है। ठीक है, तो हमारे पास में जिसमें प्रेजेंट है उसकी बात कर लेते हैं। देखो क्रिसोफाइट्स की बात कर लेते हैं, क्रिसोफाइट्स। ठीक है, क्रिसोफाइट्स को एक दूसरे नाम से भी जानते हैं आप लोग, चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन बोलते हैं, चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशियन, प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशियन। ठीक है, डायटम्स भी बोल देते हैं इन लोगों को, डायटम्स, गोल्डन एल्गी के एग्जांपल होते हैं। एक होता है हमारे पास में डाइनोफ्लैजिलेट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, दो फ्लैजिला वाले। दोनों फ्लैजिला कैसे होते हैं, एक ट्रांसवर्स होता है और एक लॉन्गिट्यूडिनल होता है। पहले पढ़ के आए होंगे आप लोग, इसलिए बता रहा हूं मैं ये सब। ठीक है, तो देखो क्रिसोफाइट्स जो रहते हैं इसके अंदर जो हमारे पास में सेल वॉल होती है वो बनी होती है भाई सिलिका की। किसकी बनी होती है, सिलिका की। ठीक है, साथ में कुछ अमाउंट का क्या होता है, यहाँ पर सेलुलोज भी होता है हमारे पास में, जो कि एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, सेलुलोज। ठीक है, ये जो हमारे पास में डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं इसके अंदर किसका बना होता है, सेलुलोज का ही बना होता है। ठीक है, देखो
इन्हें यहाँ पर देखो सिलिका का बना होता है, आप जब वहां पढ़ते हैं वहां का कॉन्सेप्ट मैं थोड़ा बताता हूँ। देखो ये जो क्रिसोफाइट्स होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन बोलते हैं। कि हमारे पास में क्या होता है, कुछ समुद्री जीव होते हैं जिनकी जो सेल वॉल होती है वो होती है सोप लाइक स्ट्रक्चर की, मतलब सोप केस होता है ना हमारे पास में, जो साबुनदानी जिसे बोलते हैं उसकी तरह स्ट्रक्चर दिखाई पड़ती है। तो वो क्या होती है, सिलिका की बनी हुई होती है। तो वो सिलिका क्या होता है भाई, वाटर के अंदर जो रहता है लगातार डिसॉल्व होता रहता है। तो जो जमीन होती है हमारे पास में, सरफेस होता है ओशियंस का, उस सरफेस के अंदर क्या होता है, सिलिका का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है, जिसके वजह से क्या होता है जब हम निकालते हैं तो वहां पर हमें जो दिखाई पड़ता है तो वो सिलिका दिखाई पड़ता है, और ये क्रिसोफाइट्स की अमाउंट बहुत ज्यादा होती है। इस वजह से बोल दिया चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियंस। इसके एग्जांपल होता है डायटम्स और गोल्डन एल्गी, वो सब हम वहां पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सब हमने बात करी किसकी, इसकी। आगे चलते हैं, देखिए थर्ड आता है हमारे पास में क्या चीज, मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा आ गया, फंजाई की बात कर लेते हैं। फंजाई देखो, फंजाई के अंदर जो सेल वॉल होती है वो होती है बनी हुई होती है फंगल सेलुलोज की, फंगल सेलुलोज, ठीक है, फंगल सेलुलोज। फंगल सेलुलोज को आप एक स्पेशल नाम भी दे देते हैं जिसे बोलते हैं काइटिन, ठीक है। फिर आता है हमारे पास में क्या चीज, प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर जो होता है सेल वॉल, प्लांट्स के अंदर भी आ जाता है हमारे पास में, देखो एल्गी हो जाती है, ठीक है, और प्लांट्स आ जाएंगे नॉर्मल। एल्गी जो थैलोफाइट्स हो गए हमारे पास में, अनडिफरेंशिएटेड बॉडी प्लांट होता है इनका, जिसमें रूट स्टेम लीव्स डिवाइड नहीं होती है, ठीक है। तो हमारे पास में ये जो एल्गी होती है इसमें इसकी जो सेल वॉल होती है वो बनी हुई होती है किस किस की भाई, सेलुलोज की, सेलुलोज, गैलोप्टन्स, ठीक है, मेनोज की बनी हुई होती है, मेनोज, और कैल्शियम कार्बोनेट की भी बनी हुई होती है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। प्लांट्स की अगर बात करें तो सेलुलोज की बनी हुई होती है, हेमी सेलुलोज होता है यहाँ पर, हेमी सेलुलोज, ठीक है। साथ में और सभी स्टार्च होते हैं जैसे पेक्टिन हो गया और प्रोटीन्स हो गए कुछ, पेक्टिन और प्रोटीन, ठीक है। तो ये हमारे पास में बात करें इसकी कंपोजिशन की। अगर फिर तो बताएं आपको, यूकैरियोट्स के अंदर क्या आता है, एनिमेलिया किंगडम आता है, एनिमेलिया किंगडम। इसके अंदर क्या होती है भाई, सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो यहाँ पर लोग पढ़ेंगे ही कि कंपोजिशन नाम की भी चीज होती है, ठीक है। तो देखो हमने बात करी सेल वॉल की, इसकी कंपोजिशन की बात करी कि हमारे पास में 4 किंगडम होते थे। एक होता था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और प्लांटी, ठीक है। मोनेरा के अंदर जो रहता हमारे पास में सेल वॉल बनी होती आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया की, ग्लाइकोप्रोटीन और पेप्टाइडोग्लाइकन। ये देखो ये प्रोकैरियोट का है, ये नहीं समझना कि यूकैरियोट्स में आता है। मैंने समझाने के लिए बताया है कि किसकी कंपोजिशन की बनी होती है, सेल वॉल की, क्योंकि अपने को डिटेल में पता होना चाहिए भाई सेल वॉल के अंदर किस चीज की मिलके बनी है और किसकी नहीं मिलके बनी है। तो मोनेरा के अंदर आ गए आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया जो कि एक प्रोकैरियोट है, तो बनी होती है आर्के बैक्टीरिया में ग्लाइकोप्रोटीन और यू बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकन। फिर आता है प्रोटिस्टा के अंदर जो हमारे पास में किसकी बनी होती है, क्रिसोफाइट्स की। क्रिसोफाइट्स में होता है सिलिका की और सेलुलोज की। डाइनोफ्लैजिलेट्स में सेलुलोज की बनी हुई होती है। फंजाई के अंदर बात करें तो काइटिन और फंगल सेलुलोज की बनी होती है। प्लांट्स के अंदर एल्गी आ जाता है और प्लांट आ जाता है। एल्गी में सेलुलोज, गैलेक्टन्स, मैग्नीज और कैल्शियम कार्बोनेट है। यहाँ पर सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन और प्रोटीन्स है। तो ये बात हमने बात करी किसकी, सेल वॉल की। तो ये हमने बात करी किसकी, कंपोजिशन की। अब बात करते हैं क्या चीज, स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, कि आखिर सेल वॉल दिखती कैसे है। इसके लिए मिटा देते हैं हम, देखो फिर आपको स्ट्रक्चर बताते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। जब आप माइक्रोस्कोप से किसी सेल को देखते हैं तो उसकी स्ट्रक्चर देखो कैसे दिखाई पड़ती है हमारे पास में। एक सेल हो गई, ये दूसरी सेल है हमारे पास में, ये तीसरी है, ठीक है, और एक चौथी सेल बना देंगे। देखो यहाँ पर हमारे पास में क्या होती है, दो सेल जो रहती है एक कॉमन लेयर के द्वारा कनेक्ट होती है। कॉमन लेयर के द्वारा दो सेल्स हैं बट एक कॉमन लेयर है, उसको हम नाम दे देते हैं क्या चीज, मिडल लेमिला। मिडल लेमिला,
मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ये, तो आपको पता ही ये होना चाहिए, काफी बार एग्जाम्स में इसके बारे में पूछा जाता है। अभी आगे पढ़ेंगे अपन लोग क्या होता है। ये जो सेल वॉल होती है हमारे पास में फर्दर और मिनी कुछ स्ट्रक्चर से मिलके बनी हुई होती है। जैसे आते हैं एक और लेयर होती है यहाँ पर छोटी सी, ठीक है, एक लेयर और होती है, उसको बोल देते हैं हम क्या चीज, प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है। इसके अंदर एक और लेयर होती है हमारे पास में, ठीक है, वो होती है सेकेंडरी सेल वॉल, एक और लेयर से मिलके बना होता है अंदर की साइड में, ठीक है, उसको बोल देते हैं हम क्या चीज, टर्शियरी सेल वॉल। क्या बोलते हैं, टर्शियरी सेल वॉल। ठीक है, तो देखो सेल वॉल जो थी हमारे पास में क्या हुई, एक कॉमन लेयर थी जो जिसे नाम दिया मिडल लेमिला, फिर फर्दर डिवाइड हुई किसमें, प्राइमरी सेल वॉल में, सेकेंडरी और टर्शियरी सेल वॉल में। जो सबसे पहले होती है वो बनती है प्राइमरी सेल वॉल, देन उसके बाद सेकेंडरी बनती है और टर्शियरी बनती है, ठीक है। तो ये बात है हमारे पास में किसकी, सेल वॉल की। तो इसमें देखो एक बात करते हैं किसकी, मिडल लेमिला की, मिडल लेमिला। देखो ये जो मिडल लेमिला होती है बनी हुई होती है किसकी, फॉर्मेशन होता है इसका किसका, किससे होता है, कैल्शियम पेक्टेट से, कैल्शियम प्लस 2 पेक्टेट। आपकी एनसीईआरटी के अंदर अच्छे से लिखा गया है, आप देखना वहां पर जाके, कैल्शियम पेक्टेट की बनी हुई होती है, ठीक है। ये मिडल लेमिला कॉमन लेयर होती है बिटवीन टू सेल्स, एक सेल दो सेल, दोनों सेल के बीच में कॉमन लेयर हो गई, जिसको हमने नाम दे दिया क्या चीज, क्या नाम दिया, मिडल लेमिला बोल दिया, ठीक है। अटैचमेंट का काम हो गया, दो सेल्स को अटैच करने का काम हो गया, ठीक है। तो ये जो मिडल लेमिला होती है ये पहली लेयर होती है जब क्या होती है, डिवीजन के समय बनती है। अभी हम पढ़ेंगे कि ये जो मिडल लेमिला होती है डिवीजन में हेल्प करती है, डिवीजन के अंदर, ठीक है। अभी आगे आएगा जब हम सेल डिवीजन की प्रोसेस पढ़ते हैं कि क्लास 10th का आपने मतलब वो चैप्टर 10 है हमारे पास में सेल साइकिल, तो वहां पढ़ते हैं प्लांट सेल में डिवीजन और एनिमल सेल में। प्लांट सेल में डिवीजन होता है सेल प्लेट मेथड के द्वारा और एनिमल सेल में होता है फरो मेथड के द्वारा, ठीक है। तो वो सब जो रहता है प्रोसेस जो रहती है वो इन्हीं के द्वारा होती है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई। चलेगा आगे, थैंक यू। चलो भाई देखो, हम मिडल लेमिला की बात कर रहे थे, तो हमने ये देखा कि मिडल लेमिला का काम क्या होता है, कैसे बनती है वो सब। मिडल लेमिला कॉमन लेयर थी, फंक्शन इसका हो गया सेल डिवीजन के अंदर पार्टिसिपेट करेगा, अभी आगे बताऊंगा मैं थोड़ा सा, ठीक है। उससे पहले देखो यहाँ पर जान लो क्या होता है प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है। देखो प्राइमरी सेल वॉल जो रहता है हमारे पास में सबसे फर्स्ट लेयर होती है जब हमारे पास में सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये बनी हुई होती है सेलुलोज की, हेमी सेलुलोज की और पेक्टिन की, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज की और पेक्टिन की, ठीक है। यूनिवर्सल लेयर होती है, हमेशा प्रेजेंट रहती है भाई। अगर बात करें वो जो टर्शियरी लेयर होती है ना, वो कभी कभी प्रेजेंट होती है, रेयरली बोलते हैं उसे, रेयरली प्रेजेंट। बट ये है प्राइमरी सेल वॉल, ये हमेशा क्या होगी, प्रेजेंट रहेगी, यूनिवर्सल लेयर होती है भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो फिर इसमें बेसिक इतना ही जानने के लिए आपके में, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर भी ज्यादा जिक्र है नहीं और पूछता भी नहीं है आपके लिए, ठीक है। तो बस नाम आपको पता होने चाहिए, ऐसे जो हमारे पास में लेयर्स होती है सेल वॉल की, वो 3 फर्दर डिवीजन से मिलकर बनी होती है, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी और टर्शियरी। ऐसे हमारे पास में यहाँ पर क्या है, सेकेंडरी सेल वॉल है। वो सेकेंडरी सेल वॉल जो रहती है बनी हुई होती है हमारे पास में किसकी, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज आ जाता है, प्रोटीन होता है। यहाँ पर 2 चीजें और आ जाती है, एक होता है लिग्निन और सुबेरिन, लिग्निन और सुबेरिन, 2 सब्सटेंस आते हैं। देखो लिग्निन और सुबेरिन, लिग्निन क्या होता है भाई, ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि इम्परमिएबल होता है वाटर के लिए, इम्परमिएबल फॉर वाटर, मतलब कि जहां पर भी लिग्निन का डिपोजिशन हो जाएगा वो क्या करेगा, पानी को इधर जाने नहीं देगा। लिग्निफिकेशन बोलते हैं इस प्रोसेस को, लिग्निन का डिपोजिशन। एक होता है सुबेरिन, सुबेरिन क्या होता है भाई, इम्परमिएबल होता है, ये भी इम्परमिएबल, किसके लिए होता है, वाटर और एयर के लिए, इम्परमिएबल फॉर वाटर एंड एयर, वाटर एंड एयर, मतलब कि पानी और हवा दोनों ही पार नहीं हो सकती है जहां पर भी सुबेरिन का डिपोजिशन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये बेसिक जो बातें हैं वो पता होनी चाहिए। थर्ड आता है हमारे पास
में क्या होता है, टर्शरी सेल वॉल, टर्शरी सेल वॉल। यह भी बताया मैंने कि ये क्या होती है भाई, रियली प्रेजेंट होती है, ठीक है, फॉर्म्ड बाय जाइलिन की बनी हुई होती है ये, मतलब जाइलिन के द्वारा बनी होती है, फॉर्म्ड बाय जाइलिन, ठीक है। और क्या होता है, जाइल एग्जांपल जाइलम ऑफ जिम्नोस्पर्म, ये जो है इसका एग्जांपल है हमारे पास में कहां देखने को मिलेगी, जाइलम ऑफ जिम्नोस्पर्म के अंदर, मतलब उसके द्वारा बनाई जाती है वहां, ठीक है। तो ये बेसिक बात है कि इतना पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, ठीक है। देखो जो हमारे पास में क्या होता है, ये जो सेल वॉल होता है, इस सेल वॉल को बनाने के लिए क्या होता है, कुछ मटेरियल चाहिए रहता है, मटेरियल, ठीक है। वो मटेरियल जो रहता है हमारे पास में सीक्रेट आउट करा जाता है, सीक्रेटेड बाय किसके द्वारा करा जाता है, गोल्जी बॉडी के द्वारा। और अभी मैंने आपको बताया था कि प्लांट के अंदर जो गोल्जी बॉडी होती है उसको क्या बोल देते हैं, डिक्टियोसोम बोल देते हैं, डिक्टियोसोम, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी हमारे पास में मटेरियल होगा वो सीक्रेट करा जाएगा किसके द्वारा, डिक्टियोसोम के द्वारा। अब देखो भाई डिक्टियोसोम क्या करता है, कैसे करता है, उसके बारे में आगे बात करते हैं। देखो अब पता चलेगा आपको कि सेल वॉल कैसे बनती है, वो सब देखेंगे हम। देखो ये हमारे पास में क्या थी भाई, एक सेल है, ठीक है। इस सेल के अंदर पहले हमारे पास में न्यूक्लियस एक था, वो डिवाइड होकर कितने हो गए, दो हो गए। और दो न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद में एक क्या करता है, ऊपर पहुंच जाता है और एक नीचे पहुंच जाता है। तो मैं इसको अच्छे से बना के दिखाता हूँ। देखो एक सेल, एक न्यूक्लियस ये रहा और दूसरा न्यूक्लियस ये रहा। अब क्या होता है, देखो जो हमारे पास में अभी देखा हमने गोल्जी बॉडी थी, डिक्टियोसोम जिसको बोला, डिक्टियोसोम, ठीक है। ये क्या करता है भाई, कुछ वेसिकल्स जो रहते हैं, ये वेसिकल जो रहते हैं यहाँ पर सीक्रेट आउट कर देता है, ठीक है। ऐसे सीक्रेट आउट कर दिया और ये सारे जुड़े हुए रहते हैं। तो जो भी हमारे पास में ये स्ट्रक्चर है इसको क्या बोल दिया हमने, वेसिकल्स ऑफ गोल्जी बॉडी, वेसिकल्स ऑफ गोल्जी बॉडी, या बोल दीजिए डिक्टियोसोम, डिक्टियोसोम, ठीक है, बोल दिया। देखो फिर क्या होता है, इसके ऊपर यहाँ पर क्या करता है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो कुछ सीक्रेशन करता है। और यहाँ पर हमारे पास में क्या होता है, सेंट्रियोल जो रहता है, सेंट्रोसोम जिसे बोलते हैं, वो क्या करता है, कुछ सब्सटेंस सीक्रेट करता है। देखो ऊपर की साइड में क्या हुआ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और नीचे की साइड में हमारे पास में क्या है, यहाँ पर स्पिंडल फाइबर्स है, जो कि सेंट्रियोल के द्वारा सीक्रेट आउट करे गए होंगे, स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है। ये जो तीनों चीजें होती है, इन तीनों चीजों को मिलाकर हम क्या बोल देते हैं भाई, फ्रेगमोप्लास्ट बोल देते हैं, फ्रेगमोप्लास्ट, फ्रेगमोप्लास्ट बोल देते हैं। देखो क्या क्या था, सबसे पहले वेसिकल्स से गोल्जी बॉडी के, डिक्टियोसोम के, ये देख छोटे छोटे से, ऊपर से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोरा, फिर इसके बाद में ये स्पिंडल फाइबर थे, ये देख तीनों को कंबाइनली हमने क्या बोल दिया, फ्रेगमोप्लास्ट, ठीक है। अब ये फ्रेगमोप्लास्ट क्या करता है, देखो ये फ्रेगमोप्लास्ट को अगर मैं दिखाऊं तो ये कैसा दिखाई पड़ता है, ये भी हमारे पास में सेल और ये मान लीजिए फ्रेगमोप्लास्ट है, ये दो न्यूक्लियस है ऊपर वाले, ठीक है। जब ये पूरा ऐसे कंबाइंड हो जाता है तो इस स्ट्रक्चर को हम बोल देते हैं क्या चीज, सेल प्लेट बोल देते हैं। जब ये मैच्योर करने लगेगा, सेल प्लेट, ठीक है। अब ये सेल प्लेट क्या करेगा, बाहर की साइड में ग्रोथ करता है, ठीक है। आप बाहर की साइड में ग्रोथ करेगा तो ऐसे स्ट्रक्चर बनती रहती है और अंत में क्या करेगा, ये इससे अटैच हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। और यही जो लेयर होती है क्या होती है, दो सेल बन जाएगी और दो सेल लेयर के बीच, दो सेल के बीच में कॉमन लेयर था, उसी को हम क्या नाम देते थे, मिडल लेमिला, याद करो भाई, मिडल लेमिला। और फिर क्या होता है, ये डिवीजन होते हैं, दो सेल्स अलग हो जाते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था कि सेल डिवीजन के अंदर ये मिडल लेमिला क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। तो वो कैसे पार्टिसिपेट कर रहा है, ऐसे कर रहा है। आप लोग समझ गए होंगे कि सेल प्लेट मेथड क्या होता है। आप जब क्या करते हैं, क्लास 11th में ही जब चैप्टर 10 पढ़ेंगे, चैप्टर 10 पढ़ेंगे, उसके अंदर जब हम पढ़ते हैं सेल डिवीजन की प्रोसेस, सेल डिवीजन, तो हम देखते हैं कि वहां पर दो टाइप का डिवीजन पढ़ते हैं। एक होता है हमारे पास में प्लांट के अंदर और एक होता है हमारे पास में एनिमल के अंदर, एनिमल के अंदर, ठीक है। जो सेल डिवीजन में भी क्या आता है, साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस, दो प्रोसेस आती है। तो मैं मेनली बात कर रहा हूं किसकी, साइटोकाइनेसिस की, साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। प्लांट के अंदर वो जो डिवीजन होता है वो होता है किसके द्वारा, सेल प्लेट मेथड के द्वारा, सेल प्लेट मेथड।
और जो एनिमल के अंदर वो होता है सेल फरो मेथड, सेल फरो मेथड, ठीक है। सेल प्लेट बता देता हूँ, सेल फरो वहां देख लेंगे। देखो क्या था सेल प्लेट मेथड के अंदर, वहां पर भी पूछूंगा मैं जब पढ़ाऊंगा कि मैंने पहले भी कभी बताया होगा, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि कहां पर हम ये सब चीजें पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो क्या हुआ, ये सब था, इसने सेल प्लेट बनाई। अब ये सेल प्लेट क्या कर रहा है, बाहर की साइड में ग्रोथ कर रहा है ना। देखो तो यहाँ पर क्या होता है, जब सेंटर से कोई बाहर की साइड में फोर्स लगता है फिजिक्स के अंदर, तो हम क्या बोलते हैं उसे, सेंट्रीफ्यूगल। क्या बोलते हैं भाई, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो वैसे ही क्या होता है बायोलॉजी के अंदर, ये जो ग्रोथ होती है वो होती है बाहर की साइड में, इस वजह से इसे क्या बोल देते हैं हम, सेंट्रीफ्यूगल ग्रोथ। क्या बोल देते हैं, सेंट्रीफ्यूगल ग्रोथ, या बोल दीजिए सेंट्रीफ्यूगल डिवीजन। कभी कभी एग्जाम्स होते हैं तो वहां पर पूछता है कि सेल प्लेट में किस टाइप का डिवीजन हुआ है, ऑप्शन दे रखा है सेंट्रीफ्यूगल डिवीजन, सेंट्रीपिटल डिवीजन, बोथ और नन ऑफ दिस। क्या चूज करेंगे हम बोल देंगे कि सेंट्रीफ्यूगल डिवीजन हो रहा होगा, कि मतलब बाहर की साइड में डिवीजन हो रहा है, मतलब कि ग्रोथ हो रही है बाहर की साइड में, ठीक है। इस वजह से बोल देते हैं सेंट्रीफ्यूगल, देखो बाहर की साइड। बट अगर बात करते हैं किसकी, सेल फरो मेथड के अंदर, बता देते हैं। ये पे देखो क्या होती है, एक सेल होती है, ये सेल है हमारे पास में, ये सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस है। इसका जो साइड, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, वो क्या करती है, अंदर की साइड में ऐसे स्ट्रक्चर बनाती है, ठीक है। और इसी स्ट्रक्चर को हम बोल देते हैं क्या, फरो। अब ये फरो जो रहता है क्या करती है, अंदर की साइड में ऐसे ऐसे ग्रोथ करती है। तो इसमें क्या हो रहा है, बाहर से अंदर की तरफ ग्रोथ होती है, तो इसमें इसी से बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल ग्रोथ। इसी वजह से यहाँ पर जो सेल फरो मेथड होता है, इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, सेंट्रीपिटल डिवीजन। तो आपको ये पता होना चाहिए सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है और सेंट्रीपिटल क्या होता है, जो फिजिक्स में आप लोग पढ़ते ही पढ़ते हैं, ठीक है। बेसिक 10th तक की फिजिक्स तो आती होगी आप लोगों को, ठीक है। तो ये बात है हमारे पास में किसकी भाई, सेल वॉल की। हमने स्ट्रक्चर के बारे में देख लिया, कंपोजिशन देख ली, सब कुछ के बारे में देख लिया। देखो भाई आगे चलते हैं, इसमें देखो एक और टॉपिक आता है हमारे पास में, जिसको बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। क्या आता है, प्लाज्मोडेस्माटा। देखो भाई क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। एनसीईआरटी पढ़े तो समझ आ जाएगा सब कुछ, हर चीज लिखी है एनसीईआरटी में, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो एनसीईआरटी में ना दिया हो, हर चीज दे रखी है, बस ध्यान से अपने को पढ़ना होता है। सब मिलेगा, सब नहीं मिलेगा तो मैं बता दूंगा यहाँ पर, देखो कहाँ मिल रहा है, ठीक है। देखो आगे चलते हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, प्लाज्मोडेस्माटा की, प्लाज्मोडेस्माटा। देखो प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, द साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन टू सेल्स, एक सेल एरिया दूसरी सेल एरिया, इनका साइटोप्लाज्म आपस में कनेक्ट हो जाएगा, उस कनेक्शन को बोलते हैं भाई प्लाज्मोडेस्माटा। ये प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन कैसे करता है, देखो भाई कैसे करता है, ये देखो यहाँ पर हमारे पास में क्या है, एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ मैं, समझ आ जाएगा आपको उससे। ये हमारे पास में क्या है भाई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या करता है, कुछ चैनल लाइक स्ट्रक्चर बना देता है, इस चैनल को हम बोल देते हैं क्या, डेस्मोट्यूब्यूल, डेस्मोट्यूब्यूल, ठीक है। जब मैं आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ाऊंगा तो वहां पर एक फंक्शन बताऊंगा कि क्या होता है भाई, जब प्लाज्मोडेस्माटा का फॉर्मेशन होता है तो वहां पर क्या करता है, वो डेस्मोट्यूब्यूल का फॉर्मेशन करता है, मैं वहां पर फंक्शन बताऊंगा। तो वो फंक्शन जो है आपको पता होना चाहिए कहां पर कैसे बताएगा, तो डेस्मोट्यूब्यूल्स होते हैं चैनल का, ठीक है। साथ ही साथ ये जो स्ट्रक्चर है हमारे पास में, ये ऊपर जो लेयर है ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। देखो ये ऐसे रहता है थोड़ा कनेक्शन, ये जो है यहाँ पर क्या होता है, ये हमारे पास में देखो क्या चीज है, ये एक इधर मान लो ये एक सेल है और ये दूसरी सेल है, इन दोनों के सेल का जो साइटोप्लाज्म में कनेक्ट करा गया है, ठीक है, कनेक्ट करा गया है।
कैसे कनेक्ट करता है, देखो ये हमारे पास में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, जब ये दोनों साइड खींचेंगी तो ये जो वॉल्स होती है ये सीधी सीधी हो जाती है, ये पतली पतली डंडियां जो है ये सीधी सीधी हो जाएंगी सारी लेयर की, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई भी स्पेस नहीं बचता है। अब स्पेस नहीं बचेगा तो कुछ भी क्या होता है, ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो वो क्लोज हो गया। यही प्लाज्मोडेस्माटा, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब ऐसे होता है तो ये ओपन टाइप का हो जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल टेक प्लेस, ठीक है। तो ये हमने बात करी किसकी भाई, प्लाज्मोडेस्माटा की। प्लाज्मोडेस्माटा इज द साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन एनी टू सेल्स, ठीक है भाई, ये बात हुई किसकी, प्लाज्मोडेस्माटा की। अब बात करते हैं, देखो भाई फंक्शन ऑफ सेल वॉल क्या होता है, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास में फंक्शन ऑफ सेल वॉल, कि सेल वॉल के हमारे पास में क्या क्या काम होते हैं। देखो भाई सबसे पहला जो काम होता है हमारे पास में क्या आता है, डिटरमिनेशन सेल शेप, डिटरमाइन सेल शेप, सेल की जो शेप होती है उसको डिटरमाइन करता है, ठीक है। दूसरा काम आता है हमारे पास में, क्या चीज आएगा, प्रोवाइड प्रोटेक्शन, प्रोवाइड प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन देता है, ठीक है, और मैकेनिकल डैमेज से, ठीक है। और फिर आता है हमारे पास में थर्ड फंक्शन आता है प्रिवेंट बस्टिंग, बस्टिंग से भी बचाता है ये अपने को, प्रिवेंट बस्टिंग, बस्टिंग क्या होता है, फटने से बचा देता है किसी सेल को, बस्टिंग, ठीक है। देखो फिर नेक्स्ट प्रोसेस आ जाता है, देखो सेल वॉल इज आल्सो हेल्पफुल इन अनडिजायरेबल, क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, कि मतलब कोई भी अनचाही चीज जो रहेगी वो उसके अंदर एंटर नहीं कर सकती है। तो ये सब हमारे पास में क्या है भाई, फंक्शंस है किसके, सेल वॉल के। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या होता है भाई, सेल वॉल कंप्लीट होता है। अब आगे चलते हैं, देखो भाई फिर हम पढ़ेंगे किसके बारे में, सेल मेम्ब्रेन के बारे में। मैं आपको पहले ही क्या चीज, दो टॉपिक्स है वो डिस्कस कर चुका हूँ, प्रोटोप्लास्ट क्या होता है और प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। जब मैंने आपको क्या पढ़ाई थी, सेल थ्योरी पढ़ाई थी, तो वहां पर सेल थ्योरी के अंदर मैंने प्रोटोप्लास्ट के बारे में डिस्कस करा था, वहां एक्सेप्शन पढ़ा था ना हमने वायरस का, तो वायरस के अंदर मैंने बताया था कि वहां पर क्या होता है, क्योंकि वहां पर अब्सेंट होता है क्या, प्रोटोप्लास्ट, और प्रोटोप्लास्ट के बारे में वहां पे मैंने डिस्कस करा दिया था कि वहां प्रोटोप्लास्ट प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ मैं, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो अब बात करते हैं हम किसकी, सेल मेम्ब्रेन की, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन जो रहती है हमारे पास में क्या होता है, एक थिन लेयर होती है, पतली सी लेयर होती है, थिन लेयर, ठीक है। लिविंग लेयर भी होती है ये, लिविंग इलास्टिक भी होती है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन थिन होती है, लिविंग होती है, इलास्टिक होती है। सेल मेम्ब्रेन को और भी नाम से जाना जाता है, सेल मेम्ब्रेन को ये हम क्या बोल देते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसी को बायो मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं अपन लोग, बायो मेम्ब्रेन, ठीक है। और क्या आता है, और कुछ नहीं आता। देखो फिर आगे बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन की। देखो ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है 1950s के अंदर क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वेल डेवलप डिस्कवर कर लिया गया था। तो क्या करा गया था, जब आरबीसी को हमने पढ़ा था तो उस आरबीसी के अंदर वेल डेवलप स्टडी करी गई थी, ठीक है। जो आरबीसी होती है हमारे पास में एरिथ्रोसाइट, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स एरिथ्रोसाइट, ठीक है। तो ह्यूमन की आरबीसी के अंदर क्या किया गया था, ह्यूमन की आरबीसी जो रहती है ह्यूमन आरबीसी, ठीक है, जिसको हम एरिथ्रोसाइट भी बोल देते हैं, ठीक है। उसके अंदर क्या किया गया था, इसकी मतलब कि इसके बारे में पढ़ा गया था, स्टडी करी गई थी, ठीक है। तो देखिए तो आरबीसी जो रहती है, जब ह्यूमन की हम मतलब आरबीसी जब देखते हैं तो उसमें जब सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं तो वो बनी हुई होती है हमारे पास में तीन चीजों के द्वारा। एक होता है हमारे पास में कार्बोहाइड्रेट, एक होता है प्रोटीन्स और एक होता है लिपिड। क्या क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, एक होता है हमारे पास में प्रोटीन्स और एक होता है हमारे पास में लिपिड। तीन चीजों से मिलकर बनी हुई होती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड। कार्बोहाइड्रेट जो रहता है ये होता है 8%, प्रोटीन जो रहता है हमारे पास में 52% होता है, और जो लिपिड्स होते हैं वो होते हैं हमारे पास में कितने परसेंट, 40%, ठीक है, ठीक है। 48 हो गया और 50 कितने हुए, पूरे हो गए 100%, ठीक है। तो ये बात हुई हमारे पास में किसकी,
इस सेल मेम्ब्रेन की कि किस किस चीजों से मिलकर बना है। कार्बोहाइड्रेट 8%, प्रोटीन हो गए 52 और यहाँ पर लिपिड हो गए 40% की। अब बात करते हैं, देखो क्या होता है, एक स्ट्रक्चर थे हमारे पास में, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्या, सिंगर एंड निकोलसन, सिंगर एंड निकोलसन, ठीक है। ये साइंटिस्ट है, इन्होंने क्या किया था, एक मॉडल दिया था जिसको इन्होंने नाम दिया था क्या, फ्लूइड मोसाइक मॉडल। क्या नाम दिया, फ्लूइड मोसाइक मॉडल, फ्लूइड मोसाइक मॉडल, ठीक है। आपको पता होना चाहिए इन्होंने फ्लूइड मोसाइक मॉडल क्यों नाम दिया। पहले एक बार इसको क्या कर लेते हैं, अभी नाम के बारे में, ये जो फ्लूइड मोसाइक मॉडल है इसका मतलब बाद में पता चलेगा, पहले डायग्राम देख लेते हैं क्योंकि डायग्राम समझना जरूरी है, उसके बाद में हमें क्या होगा ये समझ आ जाएगा। देखो भाई, तो डायग्राम बना देता हूँ मैं इसका, किसका, सेल मेम्ब्रेन का, ताकि आपको समझ आ जाए। देखो ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है हमारे पास में, एक लिपिड की बाइलेयर की फॉर्म के बनी होती है, लिपिड बाइलेयर। देखो लिपिड जो रहता है बाइलेयर फॉर्म में कैसे अरेंज होता है, देखो ये हमारे पास में क्या हो गया भाई, एक लिपिड की बाइलेयर हो गई, एक ये लेयर है और दूसरी लेयर ये हो गई, ठीक है। ये देखो ये जो लिपिड के मॉलिक्यूल्स है, ये सारे के सारे जो है लिपिड के मॉलिक्यूल जो रहते हैं हमारे पास में, देखो इसके दो हेड होते हैं, मतलब दो सरफेस होता है। एक होता है लिपिड का हेड होता है जो कि कैसे होता है हमारे पास में, पोलर, और एक होता है टेल, जिसे बोल देते हैं क्या चीज, नॉन पोलर टेल, नॉन पोलर टेल, ठीक है। ये क्या है हमारे पास में, लिपिड के मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। देखो फिर इसके ऊपर हमारे पास में क्या होती है, यहाँ पर प्रोटीन्स होती हैं, ऐसे कुछ प्रोटीन्स लगी हुई होती हैं, ठीक है। ये जो प्रोटीन होती है, ऐसी प्रोटीन, दो टाइप की प्रोटीन है, एक प्रोटीन होती है लिपिड की लेयर के बाहर होती है, एक होती है लिपिड के लेयर के अंदर होती है। तो बाहर वाली जो प्रोटीन होती है इसको बोल देते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है। ऐसी प्रोटीन जो इनके लेयर्स के बीच में होती है उसको बोल देते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है। इनके ऊपर यहाँ पे चेन होती है ऐसे, ठीक है, यहाँ पे चेन लगी हुई होती है ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स की, ऐसी यहाँ चेन होती है। एनसीईआरटी में देखोगे तो इसका डायग्राम अच्छे से बनाया गया है, ठीक है। ये सब हमारे पास में क्या आता है, कोलेस्ट्रॉल बोल दे, क्या बोल दीजिए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, इसकी चेन है, ठीक है। तो देखो अब बात करते हैं, देखो लिपिड की लेयर दो लेयर से मिलकर बनी है, एक अपर लेयर है, एक लोअर लेयर है। अपर लेयर के अंदर भी हमारे पास में क्या होता है, लिपिड होता है, नीचे भी लोअर लेयर है। इन दोनों लेयर के बीच में कुछ स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स हैं जिन्हें नाम दे रहे हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन। फिर हमारे पास में वहां पर बाहर की साइड में है क्या है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। तो ठीक है, अब मैकेनिज्म की बात आती है, देखो कि जो आप बोल रहे हैं फ्लूइड मोसाइक मॉडल, फ्लूइड मोसाइक मॉडल क्यों बोलते हैं इसे, देखो क्या होता है फ्लूइड मोसाइक मॉडल का मतलब, देखो इसको एक स्टेटमेंट से कंसीडर करा जाता है, प्रोटीन आइसबर्ग्स इन सी ऑफ लिपिड। क्या होता है, एक लाइन आपको याद रखनी पड़ेगी, क्या चीज, प्रोटीन आइसबर्ग्स इन सी ऑफ लिपिड, सी ऑफ लिपिड। देखो आपने ठंडी वाली एरिया एंटार्क्टिक रीजन के अंदर देखा होगा, क्या होती है, जो बर्फ के समुद्र होते हैं वो क्या होते हैं, लिक्विड भरा हुआ होता है उसके अंदर पूरा का पूरा, उसमें कुछ आइसबर्ग्स होती है, आइस क्यूब की स्ट्रक्चर्स होती है, वो पड़ी हुई होती है। तो उन्होंने क्या बोला, जब सिंगर निकोलसन ने इनकी स्टडी करी तो उन्हें ऐसा लगा कि हमारे पास में क्या थी, एक नदी थी, किसकी, लिपिड की, और उस नदी के अंदर क्या थे, वो जो आइसबर्ग्स थे वो किसके थे, प्रोटीन के। तो क्या होता है, जो फ्लूइड होता है हमारे पास में वो किसको बोला उन्होंने, लिपिड को, और मोजाइक फॉर्म किसे बोल दी, प्रोटीन को, जिसके वजह से उन्होंने नाम दिया क्या, फ्लूइड मोसाइक मॉडल। देखो ये हमारे पास में ये लिपिड है, ये सारा का सारा क्या है, फ्लूइड है भाई, और ये जो हमारे पास में क्या है, प्रोटीन्स है, इसको क्या बोलते हैं उन्हें, मोजाइक फॉर्म। इस वजह से वहां पर जो आपको टर्म दी गई है उसे क्या बोलते हैं, फ्लूइड मोसाइक मॉडल, ठीक है। तो अब पता लग गया होगा कि आप
आपको फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल उन्होंने क्यों बोला। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो भाई मैकेनिज्म की बात आती है कि इस मेम्ब्रेन का काम क्या होता है। आपने पता है कि सेल मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। मतलब कि क्या होगा, कुछ सिलेक्टेड पार्टिकल्स होंगे, मतलब जिसको चाहेगी उसको अंदर भेजेगी और जिसको नहीं चाहेगी उसे बाहर भेज देगी। ठीक है, तो सिलेक्टिवली परमेबल हो गई। अब क्या काम करती है, देखो नॉन पोलर पार्टिकल्स होंगे हमारे पास में, मतलब कि नॉन पोलर, कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है, तो क्या करेगा, मान लीजिए ये जैसे कि हमारे पास में मैकेनिज्म बता दे, देखो ये नॉन पोलर पार्टिकल था, वो क्या करेगा, इसके पास में आएगा, किसके पास में, लिपिड के पास में आएगा। अभी बताया कि पोलर जो ये हेड होता है वो होता है पोलर नेचर का, और जो टेल होती है वो नॉन पोलर होती है। तो न्यूट्रल पार्टिकल है, तो न्यूट्रल पार्टिकल को सिंपल क्या करेगा, ये डिफ्यूजन के द्वारा, सिंपल डिफ्यूजन से अंदर भेज देगा। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ substance from their higher concentration to their lower concentration, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन भेज दिया, वो चला गया। ठीक है, अब क्या आता है हमारे पास में, चार्ज पार्टिकल आता है। मान लीजिए कोई चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल है, पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक है, वो क्या करेगा, इसके पास में आएगा। ठीक है, जैसे ही इसके पास आया, ये पोलर हेड था, ये पोलर हेड क्या बोलेगा, भाई तुम यहाँ से भाग जाओ। पोलर पोलर के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, आपको पता है सेम साइड रिपल करते हैं, तो यहाँ पे क्या करेगा, इसको भगा देगा, तो इसके पास में जाएगा। फिर इससे पूछता है कि भाई मैं अंदर चला रहा हूँ, तो इसे भी मना कर देगा। फिर ये इससे चलता है, बोलता है नहीं मैं नहीं जाने दे रहा। फिर इस पे क्या, इसने भी मना कर दिया। अब क्या करता है भाई, इस पे कोई नहीं चाह रहा तो प्रोटीन के पास में जाएगा। कहाँ गया, प्रोटीन के पास में। ये हमारे पास में इंट्रिंसिक प्रोटीन है, यहाँ आ गया। अब इंट्रिंसिक प्रोटीन बोलती है, ये बोलता है कि भाई मेरे को अंदर ले चलो, मेरे को कोई भी जाने नहीं दे रहा। तो ये क्या करेगा, इंट्रिंसिक प्रोटीन के ऊपर जाके बैठ जाता है, और ये इंट्रिंसिक प्रोटीन जो रहती है ऐसे क्या करती है, मूव कर जाती है। मतलब कि ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा और वो वाला नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं साइक्लोसिस। साइक्लोसिस कि क्या हो गया, वो मूव करके इधर चला गया। ठीक है, तो हमारे पास में क्या हुआ, ये जो प्रोटीन थी हमारे पास में क्या हो गई, ट्रांसपोर्ट हो गई, कहां से, आउटसाइड से इनसाइड। तो स्पेशल टाइप का जो हमारे पास में दो टाइप के ट्रांसपोर्ट है, अगर नॉन पोलर हो रहे हैं वो सिंपल डिफ्यूजन से पास आउट हो जाएगा, बट अगर बात करें चार्ज पार्टिकल्स की, पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे, तो वो क्या करेंगे हमारे पास में, देखो चार्ज पार्टिकल्स के लिए एक स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन है। आपको पता है जब हम ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स पढ़ते हैं, चैप्टर 11 प्लांट्स के अंदर आता है, प्लांट फिजियोलॉजी में, वहां पर जब पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि क्या होता है, देखो एक टाइप का डिफ्यूजन होता है जिसको बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। वहां पर क्या होता है, एक प्रोटीन का यूज होता है जो मेम्ब्रेन में इम्बेडेड होती है। यही प्रोटीन जो रहती है वो क्या करती है, इस मेम्ब्रेन को पकड़ेगी और इसे अंदर भेज देती है और फिर छोड़ देती है, फिर वापस चली जाती है। ऐसी मेम्ब्रेन की प्रोटीन जो रहती है लगातार आती रहती है। ठीक है भाई, तो ये बात हुई किसकी, इंट्रिंसिक प्रोटीन की और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की। देखो तो ये हमारे पास में क्या हुआ, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। क्या आया, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। देखो भाई क्या था, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर क्या होता है, एनर्जी का यूज नहीं होता है, एनर्जी नॉट यूज्ड, नॉट यूज्ड। ये कैसा ट्रांसपोर्ट होता है भाई, पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर जो भी मूवमेंट होता है वो क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन ही ट्रांसपोर्ट होती है। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो कि कंसंट्रेशन बाहर कम है और अंदर ले जा रहे हैं। मान लो सेल मेम्ब्रेन थी, कुछ ऐसे पार्टिकल बाहर पड़े हुए हैं और सेल को चाहिए, तो वो क्या करेगी भाई, देखो क्या करेगा, कंसंट्रेशन बाहर कम थी, कुछ एनर्जी का यूज करते हुए वो क्या करेगी, पंप होते हैं, जैसे हमारे पास में यहाँ पर एक स्पेशल टाइप का पंप होता है जिसे बोलते हैं सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है, ये पंप क्या करता है भाई, 3Na+ जो रहता है क्या करेगा, 3Na+ उसको बाहर भेज देता है, आउटसाइड भेज देता है। ठीक है, आउटसाइड, और जो 2 पोटेशियम प्लस होते हैं, 2 पोटेशियम प्लस आए उसको अंदर भेज देता है। जैसे हमारे पास में सेल हो गई, 3Na+ क्या आ गए, अंदर चले गए, और 2 पोटेशियम प्लस क्या आ गए, बाहर चले गए। तो इस पोटेशियम पंप का काम होता है, ये ग्रेडियंट मेंटेन करके रखता है, एनर्जी का फॉर्मेशन करता है, और यही एनर्जी रहेगी वहां पर एटीपी फॉर्म होगी। उस एटीपी का यूज करके क्या करते हैं, लो कंसंट्रेशन के जो सब्सटेंस होंगे उसको हाई कंसंट्रेशन की तरफ ट्रांसपोर्ट करा जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम क्या चीज, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ऐसा ट्रांसपोर्ट जिसमें क्या हुआ भाई, एनर्जी का यूज हो गया और अगेंस्ट द ग्रेडियंट आया है, तो इस वजह से हमने क्या बोल दिया, इसे ट्रांसपोर्ट बोल दिया। तो यहाँ तक हमारे पास में क्या होता है भाई, पूरी की पूरी सेल मेम्ब्रेन के बारे में हमने पढ़ लिया कि सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर क्या होती है, सिंगल लोकल सेल क्या थे, उन्होंने फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल क्यों बोला था, मैकेनिज्म कैसे समझते हैं कि कैसे कोई पार्टिकल ट्रांसपोर्ट होगा, पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, वो सब हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन लोग जो रहेगा वो बात करेंगे किस चीज की,
देखिए बताते हैं, नेक्स्ट क्लास के अंदर हमें माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ना है, फिर क्लोरोप्लास्ट और ऑर्गेनल्स की बात करेंगे कुल मिलाकर। ठीक है भाई, तो थैंक यू एवरीवन।